So this is lecture number 9th of alternating current, and in this section we will study about power in AC circuit. राइट बेसिकली AC सर्किट में जो अल्टरनेटिंग करंट जो हम जिस सर्किट में फ्लो करवाते हैं, दो तरीके का पावर हम स्टडी करते हैं। एक तो हम इंस्टेंटेनियस पावर स्टडी करते हैं और एक बेसिकली हम एवरेज पावर स्टडी करते हैं। पहले तो बात समझिए कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है। जब भी आप अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में, मतलब ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेटिंग करंट AC करंट फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे जो वोल्टेज का इक्वेशन होता है दैट इज़ V0 साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन भी साइनोसॉइडली वेरी करता है दैट इज़ I0 साइन ओमेगा टी। तो टाइम के साथ में वोल्टेज और करंट वेरी करता है, इसीलिए किसी एक इंस्टेंट पे हम पावर निकाल सकते हैं। लेकिन हम मेनली जो हमारे सिलेबस में है वो है कि हम एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस एवरेज पावर को कैलकुलेट करने का हम डेरिवेशन देखेंगे। लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए एवरेज पावर का। तो एवरेज पावर होता है Vrms Irms cos फाई, ये फॉर्मूला है। अभी हम इसका डेरिवेशन देख लेंगे, एक क्विक डेरिवेशन देख लेंगे, लेकिन फॉर्मूला आपको यही याद रखना है एवरेज पावर का, दैट इज Vrms Irms cos फाई। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको Vrms नहीं देगा क्वेश्चन में, आपको पीक वैल्यू देगा वोल्टेज का, आपको पीक वैल्यू देगा करंट का। तो आपको पता है पीक वैल्यू और RMS में क्या रिलेशन होता है। अगर हम बात करते हैं Vrms को लिखते हैं V0 अपॉन रूट टू एंड Irms को हम लिखते हैं I0 अपॉन रूट टू। ठीक है, तो आपको पीक देगा, तो यहाँ से आप RMS कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। cos फाई को हम बुलाते हैं पावर फैक्टर, और cos फाई को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो हम फेजर डायग्राम से करते हैं। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा, cos फाई जो होता है जिसको हम पावर फैक्टर बुलाते हैं, उसका वैल्यू होता है R अपॉन जेड। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आप क्या करिए, I से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको पता है IR, ओम्स लॉ लगाइए, V इक्वल टू IR, यानी कि ये जो IR है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, और IZ मतलब V इक्वल टू IZ। तो ये पूरे AC करंट का जो आपने बेसिकली जो AC सर्किट है जिसमें आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इंडक्टर की बात करते हैं और कैपेसिटर की बात करते हैं, तो इसमें जो बेसिकली AC सप्लाई है, ये जो AC सप्लाई है वो होता है V इक्वल टू IZ। तो ये हो गया AC सप्लाई। तो cos फाई का दो फॉर्मूला याद रखिएगा। एक बार नीट में इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दे दिया और सोर्स का वोल्टेज ड्रॉप दे दिया था, और आपको पता है सोर्स का वोल्टेज ड्रॉप निकालने का फॉर्मूला भी है V इक्वल टू रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अगर आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप दे दे, इंडक्टर के अक्रॉस दे दे और कैपेसिटर के अक्रॉस दे दे, तो इन सब फॉर्मूले में आप यूज़ करके आप सोर्स का वोल्टेज निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो ये जो सोर्स का वोल्टेज है आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर के बेसिकली कॉन्सेप्ट में आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू R अपॉन जेड और I से डिवाइड कर दिए तो VR अपॉन V, ये भी एक पार्ट याद रखिएगा इसका। ठीक है, और एक जो हमने पढ़ा था cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन जेड, तो आपको पता है जेड का क्या फॉर्मूला होता है, जेड होता है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये भी पार्ट याद रखिए। अब हम क्या करते हैं, क्विक डेरिवेशन देखते हैं इसका कि कैसे इसको डिराइव करेंगे, और फिर इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। सो हम बात कर रहे हैं पावर इन AC सर्किट। आपको पता है AC सर्किट में जो वोल्टेज होता है दैट इज E0 साइन ओमेगा टी, और करंट हम ले रहे हैं I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, क्योंकि साइनोसॉइडल होता है इसलिए हमने लिया।
इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वर्ड हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि वोल्टेज और करंट जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इंस्टेंट की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ के आते हैं, पावर होता है V इंटू आई, यानी कि E इंटू आई। तो आप E का डालिए और I का यहाँ पे फंक्शन डालिए, तो पावर इंस्टेंटेनियस आ गया E नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। फिर हम बात करते हैं एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक पूरे साइकिल के लिए। देखिए साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो साइनोसॉइडल फंक्शन में ये एक कंप्लीट साइकिल है यहाँ से यहाँ तक, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम एवरेज पावर की बात करते हैं। और आपको पता है एवरेज निकालने का तरीका इंटीग्रेशन, और कंप्लीट साइकिल है मतलब 0 से t के लिए और टोटल टाइम t। तो वोल्टेज करंट इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व जब करिएगा तो यहाँ से आएगा E नॉट अपन रूट टू आई नॉट अपन रूट टू कॉस फाइव, E नॉट अपन रूट टू ई आर एम एस के बराबर, आई नॉट अपन रूट टू आई आर एम एस और कॉस फाइव। कॉस फाइव को बुलाते हैं पावर फैक्टर। अब अगर आप प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो आपको पता है रेजिस्टेंस में जो फाइव होता है वो 0 होता है, तो यहाँ कॉस फाइव आप 0 रखिएगा, तो कॉस फाइव 0 1 होता है। तो आप पावर एवरेज आ गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वी आर एम एस आई आर एम एस, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं, मतलब एसी सर्किट में प्योर इंडक्टर है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है, तो आपको पता है इंडक्टर में 590 होता है, क्योंकि ई लीड करता है तो 590 होता है। अब कॉस 90 आपको पता है 0 होता है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर एवरेज हो जाएगा 0। और सिमिलरली इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट फाई अगेन माइनस 90 डिग्री होता है, क्योंकि ई लैग करता है, तो अगेन कॉस 90 डिग्री हो जाएगा 0, तो पावर एवरेज इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट वो भी 0 आ जाएगा। तो यानी यहाँ से हमें ये सीख मिलता है कि प्योर आर में फाई 0 होता है, तो पावर एवरेज कॉस 0 हो गया 1, तो पावर एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस। प्योर इंडक्टिव सर्किट में 590 होता है, तो कॉस 90 0 होता है, तो पावर एवरेज 0 हो गया। प्योर कैपेसिटिव में पावर एवरेज कॉस 90 0 होता है, तो पावर एवरेज 0 हो गया। यानी यहाँ से ये निकलता है कि ओवर अ फुल साइकिल की आप बात करिए तो इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, उसमें पावर ड्रॉप ही नहीं होता है। तो इंडक्टिव सर्किट में और कैपेसिटिव सर्किट में, ये दो सर्किट में पावर खर्च नहीं होता है। और 2 बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर एवरेज बताइए, एवरेज पावर बताइए, तो वो 0 होता है, क्योंकि पावर और पावर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, पावर इंडक्टिव और कैपेसिटिव के अक्रॉस ड्रॉप नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बेसिकली रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर दिया है और सबके ऊपर 8 ओम, 31 ओम और 25 ओम दिया है। तो इसमें आपसे पूछा है कॉस फाई बताइए। तो देखिए कॉस फाई होता है R अपॉन जेड, जिसको पावर फैक्टर बुलाते हैं। R आपको गिवन है 8 ओम, जेड आपको लगाना है, तीनों का ओम दिया है, तो जेड आपको लगाइएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल भी आपको गिवन है 31 ओम, एक्सी भी आपको गिवन है 25 ओम, तो डालिएगा आपके पास आंसर आएगा। फिर आप नेक्स्ट सर्किट देखिए, इसमें अगेन रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर है, लेकिन इस बार वोल्टेज के टर्म्स में है, नीट के एग्जाम में आया है। तो यहाँ पूछा है पावर फैक्टर बताइए, तो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। और आपको पता है जब आप यहाँ से आई से डिवाइड कर दीजिएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आई आर मतलब ये वी आर हो जाएगा, आई जेड मतलब ये वी हो जाएगा, और v निकालने का फॉर्मूला आपको पता है रूट अंडर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए वी एल भी आपको गिवन है, वी सी भी गिवन है, वी आर भी गिवन है और वी आर भी गिवन है, तो आपके पास कॉस फाई पावर फैक्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे बेसिकली रजिस्टेंस है तो इसका जो बेसिकली रुकावट है उसको आर से डिनोट करते हैं। अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर का जो रुकावट है उसको आप एक्सएल से डिनोट करते हैं। अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का रुकावट आप एक्सी से डिनोट करते हैं। तो एक्सएल को बुलाते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी को बुलाते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
एक टर्म होता है आपके पास नेट रिएक्टेंस। नेट रिएक्टेंस लिख के दे दे या सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस बोल दे। तो नेट रिएक्टेंस होता है एक्सएल माइनस एक्सी, ये याद रखिएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सएल है तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिर्फ और सिर्फ एक्सी है तो ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन एक्सएल माइनस एक्सी को इसको नेट रिएक्टेंस बुलाते हैं या सिर्फ आप रिएक्टेंस भी बुला सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अच्छा, अब हम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपसे बोला है इन एन एसी सर्किट द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज गिवन। तो वोल्टेज का इक्वेशन गिवन है, करंट का इक्वेशन गिवन है। तो आपसे 5 क्वेश्चन पूछा है। पहला, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। दूसरा, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखिए ये जो रिएक्टेंस है ये नेट रिएक्टेंस की बात कर रहा है, और मैंने अभी अभी आपको बताया नेट रिएक्टेंस होता है एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है। फिर आपसे पूछा है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को आप cos फाई बुलाते हैं। फिर आपसे पूछा है पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट, और लास्ट आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट, कि सर्किट में कौन कौन सा एलिमेंट है, आर है, एल है या सी है या तीनों है। ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास वोल्टेज का इक्वेशन है 100 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आपके पास ई नॉट पीक वोल्टेज आ गया 100 वोल्ट। फिर आपके पास करंट का इक्वेशन गिवन है 100 साइन 100 पाई टी, लेकिन ये मिली एम्पियर में गिवन है। तो मिली होता है 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिएगा तो आपके पास जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है आई नॉट वो आ जाएगा 100 10⁻³ एम्पियर। तो आपके पास पीक आ गया। अच्छा, पीक आ गया। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो बताइए फेज डिफरेंस होता है ई का फेज माइनस आई का फेज। तो बताइए ई का फेज कितना है, ये पूरा फेज कहलाता है। तो ई का फेज है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, और आई का फेज है 100 पाई टी, तो 100 पाई टी। तो यहाँ से फेज डिफरेंस आपके पास आ गया पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक बेसिकली हम निकालते हैं इस सर्किट में पावर डिसिपेटेड। तो पावर डिसिपेटेड यानी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस होता है वी नॉट अपॉन रूट 2, आई आर एम एस होता है आई नॉट अपॉन रूट 2। तो वी आर एम एस निकाल चुके हैं, तो वी नॉट निकाल चुके हैं 100, आई नॉट निकाल चुके हैं 100 10⁻³ और कॉस फाई आया है 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री वैल्यू डालेंगे, पावर एवरेज आएगा। फिर पावर फैक्टर पूछा है, तो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो कॉस फाई 60, तो कॉस 60 होता है हाफ, तो पावर फैक्टर आ गया। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या पूछा है? इम्पीडेंस। आप क्या करिए, आप जो रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर में जब आप टोटल नेट बेसिकली रुकावट निकालते थे तो ओम्स लॉ लगाते थे, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस जेड ही तो इम्पीडेंस होता है। तो देखिए वी आर एम एस वी नॉट अपॉन रूट 2 होता है, आई आर एम एस आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है। आपको वी नॉट भी गिवन है, आई नॉट भी गिवन है, तो यहाँ से इम्पीडेंस आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई होता है आर अपॉन जेड। तो अब आप देखिए कॉस फाई 60 डिग्री, तो 60 डिग्री डालेंगे। जेड आप यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जेड का वैल्यू डालेंगे, तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इम्पीडेंस निकाल चुके हैं, रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, पावर फैक्टर निकाल चुके हैं। अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है? नेट रिएक्टेंस। क्या निकालना है? नेट रिएक्टेंस। तो आप फॉर्मूला लगाइएगा tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक्सएल माइनस एक्सी यही तो नेट रिएक्टेंस है, और फाई 60 डिग्री ऑलरेडी आया है, आर यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आपके पास एक्स नेट आ जाएगा, दैट इज नेट रिएक्टेंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कौन कौन सा एलिमेंट है सर्किट में, वो पहचानिए। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास सर्किट में कुछ पावर डिसिपेट हो रहा है जो हम निकाल चुके हैं आगे। अगर पावर डिसिपेट हो रहा है तो मैंने आपको पहले बताया था कि पावर डिसिपेट हो रहा है तो सर्किट में रेजिस्टेंस मस्ट है, क्योंकि पावर डिसिपेट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में होता है, ना तो इंडक्टर में ना कैपेसिटर में। तो सर्किट में एलिमेंट पूछ रहा है तो रेजिस्टेंस तो मस्ट है। अच्छा, फिर आप देखिए जो आपने यहाँ से वोल्टेज निकाला था,
वोल्टेज निकाला था और आपके पास फेज डिफरेंस प्लस π/3 आ रहा था, यानी कि फेज डिफरेंस है प्लस π/3, तो यानी फेज डिफरेंस पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है इसका मतलब यहाँ पे पक्का इंडक्टर होगा, तभी तो इंडक्टर में E लीड करता है। देखिए E लीड कर रहा है प्लस π/3 से करंट से, तो सर्किट में इंडक्टर मस्ट होगा, मस्ट। रेजिस्टेंस तो मस्ट होगा क्योंकि पावर डिसिपेट हो रहा है, इंडक्टर मस्ट होगा क्योंकि बेसिकली फेज डिफरेंस पॉजिटिव है। अब कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर मे बी प्रेजेंट, मस्ट नहीं बोलेंगे, मे बी बोलेंगे, और हाँ ये बोलेंगे कि एक्सएल एक्सी से बड़ा होना ही चाहिए, मस्ट होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल सर्किट इंडक्टिव होगा और फेज डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट मैं आपको एक और फॉर्मूला डिराइव करके बताता हूँ जो बेसिकली 2 बार नीट में पूछा गया था, 2016 में, 2018 में। अच्छा, अभी आपने पढ़ा है पावर एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, पढ़ा है। अब आप क्या करिए, अब आप इस आई आर एम एस को एलिमिनेट करिए। कैसे एलिमिनेट करिएगा, पूरे सर्किट में आप ओम्स लॉ लगाइएगा, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस और जेड लिखिएगा, तो आप आई आर एम एस को इधर ले जाइए, तो आई आर एम एस यहाँ से लिख सकते हैं वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, तो इसको यहाँ डाल दीजिए, तो ये पावर एवरेज आ गया वी आर एम एस, आई आर एम एस की जगह पे वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, और कॉस फाई आपको पता है, कॉस फाई होता है आर अपॉन जेड, तो यहाँ रख दीजिए, तो इंटू आर अपॉन जेड, ये आ गया। अब आप इसको क्या करिए, जेड आपको पता है क्या होता है, जेड होता है रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अब आप क्या करिए, पी एवरेज हो गया आपके पास वी आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर को आप लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप डिराइव कर लीजिएगा, है ना, याद नहीं करना है, डिराइव कर लीजिएगा। अच्छा, एक्सएल आपको पता है ओमेगा एल के बराबर होता है, एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होता है, तो ये वैल्यू यहाँ डालिएगा। तो एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया था। तो ये था पावर इन एसी सर्किट।